मेरी आवाज़। यस सर, आ रही है। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखो जो भी हमारी कॉस्ट होती है जिसको भी हमें बाइफिकेट करना होता है, तो नहीं ना अभी। क्यों पढ़ने होते हैं हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें क्यों पढ़ने होते हैं? ये हमें इसलिए पढ़ने होते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंस है उनको हम किस बेस पे हम बाइफिकेट करें। जितने भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमें बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि ये वाला खर्चा इस तरीके से बाइफिकेट करना है, इस वाले खर्चे को इस तरीके से यहाँ लेके जाना है, इस वाले खर्चे को इस तरीके से वहाँ लेके जाना है। मेरा कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है वो ये कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है उन कॉस्ट को किस किस बेसिस पे हमें क्लासिफाई कर, मतलब कौन सी मेरी कॉस्ट प्राइम कॉस्ट बनेगी, कौन सी मेरी कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट बनेगी, कौन सा मेरा खर्चा सेलिंग का बनेगा, कौन सा मेरा खर्चा ऑफिस बनेगा, कौन सा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बनेगा, कौन सा मेरा फैक्ट्री खर्चा बनेगा। तो मेरा जो कॉस्ट अकाउंट इसी चीज को लेकर बताता है मेरा। ठीक है, फिर अगला मेरा अगला एक्सपेंस है मेरा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। इस एक्सपेंस का मतलब ये होता है, इस सॉरी इससे कैश का मतलब ये कि जो फैक्ट्री यूनिट है उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब वो कितने प्रोडक्ट बना सकती है, कितने घंटे काम कर सकती है, सबकी कैपेसिटी होती है। तो उसको किस बेस पे हम बाय, क्या हमारा कॉस्ट सेंटर होगा, तो वो इसको डील करता है। थर्ड है हमारा ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस का दूसरा नाम है ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ओवरहेड मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद, कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी खर्च, सारे के सारे ओवरहेड ही हैं, वो सारे के सारे से इनडायरेक्टली रहते हैं। कोई भी मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस है वो भी इनडायरेक्ट है, ऑफिस का खर्चा है वो भी इनडायरेक्ट है, सेलिंग का खर्चा है वो भी इनडायरेक्ट है। तो ये सारे खर्चे कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहते हैं, और जिस पे एप्लीकेबल होता है हमारा कैश। इसके बाद कंजम्पशन, कैश फोर कैप्टिव कंजम्पशन। टेंट कैश है बहुत ज्यादा। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बाहर बेचने से पहले उसको उसके चीज को इंटरनली जब यूज कर लेते हैं तो वो हमारा बनता है कैप्टिव कंजम्पशन। जैसे कि एग्जाम्पल, कि अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरा काम देसी घी बनाने का है, तो देसी घी बनाने का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस चाहिए होता है आपको। जैसे आपने दूध लिया, उसको दही में कन्वर्ट किया, दही के बाद आपने उसमें छाछ और मक्खन में कन्वर्ट किया, देन मक्खन को आपने कन्वर्ट किया देसी घी में। तो वो जो छाछ है, जो मट्ठा जिसे हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है, बटर मिल्क जो आपका है, वो अगर आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो कि मेन प्रोडक्ट आपका आपका देसी घी था, तो वो जो बटर मिल्क है वो आपका हो जाएगा कैप्टिव कंजम्पशन। इसके बाद है सिक्स मटेरियल, सॉरी केस फाइव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का केस फाइव लगता है। केस सिक्स मटेरियल कॉस्ट। केस सेवन एम्प्लॉय कॉस्ट। केस एट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है हमारी फैक्ट्री है या फिर जो हमारा ऑफिस है वहां पे पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं हमारे, यूटिलिटी। ठीक है, हमारा जो पावर एंड फ्यूल है वो भी यूटिलिटी का बनता है। ये वो यूटिलिटी नहीं है जो हमने ट्वेल्थ क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। ये यूटिलिटी वो है कि पानी में कितना खर्च, क्योंकि ऑफिस के लिए पानी चाहिए आपको, कई बार आपको मशीन के लिए पानी चाहिए होता है, कई बार आपको कुछ आयरन के पार्ट्स होते हैं उनको कट करने के लिए आपको यूटिलिटी चाहिए, पानी चाहिए होता है। तो ये सब किसका पार्ट बनेगा, आपका यूटिलिटी का पार्ट बनेगा। देन उसके बाद है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आप समझ में आ गया कि जो बन के तैयार हुआ उसको मुझे पैक भी करना है।
पैक करना है तो पैक करने के बाद भैया उसकी कॉस्ट लगेगी, वो मेरा है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, जिस पे एप्लीकेबल होता है मेरा कैश 9। ठीक है, इसके बाद है मेरा कैश 10। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, कैश 10। अब हम बात करते हैं 11 बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में बात करते हैं 12 की। 12 कहता है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, CAS 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। फिर हम आ जाते हैं फिर 13 पे, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ऑफ सर्विस, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो सर्विस वाले एरिया में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो अगर सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, होटल्स हुए, तो ये सर्विस इंडस्ट्री है। बाकी जो मेरा एप्लीकेबल होगा, मेरा एप्लीकेबल होगा 13। चलो जी, अब आते हैं हम 14 पे, कंट्रोल कॉस्ट। ऐसा होता है कि हमारी कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो पॉल्यूशन में भी इन्वॉल्व रहती है, मतलब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो या तो हवा को खराब करता है या फिर पानी को खराब करता है, तो उसके लिए कुछ पॉल्यूशन के मेजरमेंट्स होते हैं जो हमें फॉलो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी हमारा कैश एप्लीकेबल हो जाता है 14। अब बात करते हैं 15, सेलिंग ओवरहेड। के बाद है 16, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अगर आपको पता हो तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में काफ़ी फर्क होता है। इसके बाद 17, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। फिर है 18, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर 19, स्टैंडर्ड्स ऑन जॉइंट कॉस्ट, इंटरेस्ट सॉरी स्टैंडर्ड्स ऑन जॉइंट कॉस्ट। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आप बना के जो रेडी कर रहे हैं उसमें क्या है कि वो आपकी जो कॉस्ट है उसके बाद दो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पे कितनी कॉस्ट एप्लीकेबल हो रही है। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स ऑन रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी। स्टैंडर्ड ऑन रॉयल्टी एंड टेक्निकल, देखो नो का मतलब होता है कि किसी प्रोफेशनल को हायर करना जिसको पता हो कि किसी काम को कैसे करना है, नो हाउ, और वो उस बात के लिए पैसे चार्ज। तो एस 20 एप्लीकेबल। 21, क्वालिटी कंट्रोल। 21 कहता है मेरा क्वालिटी कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 22, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 20, बर्डन रिमूवेबल कॉस्ट। और 24 कहता है आपके ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। टोटल मिला के हमारे पास 20 है, को सारे एक्सपेंस को बाइफिकेट करना होता है, ये सारे हमें रीड करने होते हैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, और उनके बेस पे हमें एक्सपेंस को बाइफिकेट करना होता है कि कौन सा एक्सपेंस आपका कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इन एक्सपेंसेस को रिलेट किया जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में आते हैं, कॉस्ट और यूटिलिटी हाँ दोनों में आते हैं, डायरेक्ट में भी आते हैं इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट हुआ कस्ट उसके साथ जैसे कि तो इसमें आ जाएगा, और अगर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो उसमें वाटर कूलर लगा रखा है तो वो आपका ऑफिस में चला जाएगा यूटिलिटी आपका। 16 और 19 में आते हैं। 16 कहता है अमोर्टाइजेशन के बारे में। देखो भैया डेप्रिशिएट होता है ना, फिक्स एसेट्स पे लगता है ये हमको पता है, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन के ना फर्दर पे ही पार्ट्स होते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैसे मशीन लगेगा, और अगर वो ऑफिस पे कितना लगेगा, ऑफिस की बिल्डिंग पे कितना लगेगा, तो ये सारे खर्चे इससे रिलेटेड होते हैं। दूसरी चीज की अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये तो हमको पता है कि अमोर्टाइजेशन कैसे लगता है, अमोर्ट उनके ऊपर वो भी धीरे धीरे उनकी वैल्यू भी कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है हमारा अमोर्टाइजेशन। जैसे कि जो गुडविल होती है हमें पता ही है, गुडविल अगर हमारी सेल्फ जनरेटेड है तो वो वैल्यू नहीं होती उसकी, लेकिन अगर हमने गुडविल परचेज की है, अगर हमने उसके लिए पेमेंट की, अकाउंट 5 साल परचेज किया, तो आपको 5 साल की फॉर एग्जाम्पल आपने लाख रुपया पे किया, तो अपने पर ईयर
आपका जो अमोर्टाइजेशन 20,000 रुपीज का होगा एवरी ईयर। ठीक है, ऐसे ही एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है ऑब्सोलेसेंस। रहे हो आप कोल निकाल रहे हो, आप गोल्ड निकाल रहे हो, तो माइंस की भी एक लिमिट्स होती है, उसके बाद कुछ नहीं निकलने वाला, डेप्रिसिएशन हो जाता है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपका प्रोडक्ट किसी तरीके से खराब नहीं है, किसी अच्छे टेक्नोलॉजी की वजह से उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और आपको प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में खराब हो गया या फिर कम बिक रहा है, तो वो आपका ऑब्सोलेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि रेडमी उन्होंने क्या किया, लो लो कॉस्ट में लॉन्च कर दिया, तो उसकी वजह से बाकी बहुत सारी कंपनीज का जो प्रोडक्ट बिना किसी खराबी के, फीचर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में खराब हुआ, तो ये हुआ ऑब्सोलेसेंस। ठीक है। 19 का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन जॉइंट कॉस्ट। देखो मैंने वो भी बताया ना कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना के तैयार, कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो प्रोडक्ट बना के, जैसे मान लीजिए हमें तो बनाना था देसी घी, अब हमारे पास बटर भी बनके तैयार हो गया, हमारे पास पनीर भी बनके तैयार हो गया, हमारे पास बटर मिल्क भी बनके तैयार हो गया, लेकिन पैसा तो हमने सिर्फ मिल्क को पे किया था ना, मिल्क हमने सिर्फ दूध खरीदा था, कॉस्ट कन्वर्ट हुई है, फिर उस कॉस्ट को बाइफिकेट करना, क्या बाइफिकेट करना, किस पे कितना पोर्शन जाएगा, वो हमारा जॉइंट कॉस्ट। कर दो 23 पे आते हैं जी। 23 कहता है बहुत सारी कॉस्ट होती हैं कि जो रिमूवल कॉस्ट होती हैं, प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, उससे हमें फैक्ट्री प्रीमाइसेस से निकालना है, तो उसके ऊपर लॉन्च करना है, जाएंगी कौन कौन सी कॉस्ट आई के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। एस दोस्त, इसको लर्न करने का तरीका यही है कि आप इनको डेली देखो और आप टारगेट करो 8 8 का टारगेट करके, 8 फिर अगले 8 फिर अगले 8, एक वीक में आप नहीं है आपको, आप इनको बस देखना है आपको कि 9 पे कौन सा एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है। 24 में से अगर आपको 5 6 भी याद होने शुरू हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सारे याद होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर कॉस्ट शीट में कोई डाउट है या फिर बता दो कि अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं बुक के। क्वेश्चन नंबर 5th वाला बताओ ना सर। वाला नहीं आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 24 बताना है। वाला। ट्वेंटी थ्री तो उन्होंने बताया, अभी 24 में बता देता हूँ। टाइप ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का टाइप मेथड वगैरह मैं भी बता दूंगा कौन कौन से मेथड्स हैं इसके। देखो भाई 24 पे आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो रिवेन्यू का ना एक ट्रीटमेंट होता है, मतलब रिवेन्यू में क्या कहते हैं, रिवेन्यू मतलब सेल, जो भी आपको मिला चाहे वो प्रॉफिट में मिला या लॉस या फिर मिला, क्या अमाउंट आपको मिल रहा है वो आपका रिवेन्यू है। ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, तो वो 24 एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
टाइप ऑफ कॉस्टिंग कौन सा है, कौन से उसके मेथड्स हैं, कौन से उसकी कैटेगरीज हैं, वो सब मैं तुम्हें उसके लिए उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे, डिस्कस करने बैठेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका फटाफट से अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर खोल। कुछ टेबल्स हैं जिनको मैं मार्क करवा रहा हूँ, टेबल्स को मार्क करो अपनी बुक्स में। बुक अगर पेज नोट करो। ये कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो एमसीक्यू के बेस पे ही आएंगे, ठीक है। वगैरह उस सब जो भी आएगा वो बता दूंगा, वो इतना ज़्यादा उसमें टॉपिक में जाना नहीं है। देखो एक ना हमारे पास एक, अगर आप सब लोगों के पास बुक है तो एक बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉस्टिंग मेथड है। सर वहां सर पर पेज लिखा हुआ नंबर है क्या है? पेज इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब टॉपिक हैं इसमें, बेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉस्टिंग मेथड। सर पेज नंबर 234 250, क्योंकि दो बुक हैं, दो तरीके की बुक हैं, तो 253 न्यू बुक होगी तो 253 पे होगा। सर 253 पेज नंबर में है, बेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉस्टिंग मेथड। हाँ बिल्कुल, कॉस्टिंग मेथड के जो मेथड्स है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शुगर इंडस्ट्री है, माइक ऑफ कर दो प्लीज प्लीज। ओके सर। ये कौन कौन, बहुत लंबा टॉपिक है पता है कॉस्टिंग का, तो इसमें मतलब इसको फटाफट करना बहुत, यही समझो कि अब ये वाले मेथड्स हैं जो इसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब हम फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेशन नंबर 1 पे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज। अगर आप सुन रहे हैं तो आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हमें अभी सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज। मेरे पास है रॉ मटेरियल कंज्यूम 26,500, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 44,500, मेरे पास ओपनिंग 3,000। मुझे क्या फाइंड आउट करना है वहां से, फाइंड आउट परचेज। फाइंड आउट परचेज। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को मतलब सेट कर लो कि कॉस्ट शीट का को मुझे फॉलो करना है। तो देखो भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके का आंसर आराम से आप
निकाल सकते हो। क्या करना है मुझे? ओपनिंग स्टॉक है मेरा 3,000 रुपये का, ठीक है। परचेज मेरे पास है नहीं तो 40,005, सॉरी, इसमें आप किसी तरीके से यूज करोगे इसको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मत करना कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो सके तो करो, इसको रफली करो, कुछ भी करो कि नहीं कि हाँ ये कर लूंगा मैं, बाद में कर लूंगा, या फिर तब हो जाएगा, फिर तब हो जाएगा। अभी ट्राई करो इसको, और जल्दी जल्दी करोगे तो हो भी जाएगा। अब आता हूँ मैं अगले वाले इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहती है प्राइम प्राइम कॉस्ट है मेरे पास 33,500, डेप्रिसिएशन है मेरे पास 50, 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन 1,500 रुपए का है तो मेरा फैक्ट्री रेंट कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ, हुआ 3,000 रुपए का। तो प्राइम कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी है, डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया, फैक्ट्री रेंट मेरे पास आ गया। उसने क्या पूछा? फैक्ट्री कॉस्ट बताओ भाई साहब, कि आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को प्लस कर दो आप, हो गया आपका। मैं आपको 30-30 सेकंड दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर यह आपके लिए ही दिक्कत है। मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 38,000 की, ठीक है। जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, चाहे वो 4 भी करें। अब है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को हम थोड़ा सा 1 मिनट के बाद करते हैं। पहले हम करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। थर्ड हमें थोड़ा रिवर्स पे लेके जाना पड़ेगा। 4, 4 पे आ जाओ फटाफट से। मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है मेरे पास 3,95,000 रुपीज़ की। पॉइंट ऑफ 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट है 3,95,000 रुपए की, 3,95,000 रुपीज़ की। मुझे क्या निकालना है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड विच इज 7.35 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। दिख रहा है साफ साफ, मतलब आपकी कॉस्ट को इतना परसेंट कर दो तो आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब आ जाओ स्टेशन पे, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ फिफ्थ इलस्ट्रेशन पे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है मेरी 58,000 रुपीज़ की। फैक्ट्री कॉस्ट है मेरे पास 54,000 रुपीज़ की। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेरा डब्ल्यू वर्किंग प्रोग्रेस का 8,000 रुपये का। क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है मेरा, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो पता है ना आपको? कॉस्ट के फॉर्मेट को जब आप देखोगे तो सारे एक्सपेंस ऐड करने के बाद उसमें जब मैं बाद में मैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को वापस से
लेकर आ जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लो, अभी मेरी जो फैक्ट्री कहते हैं हम ग्रॉस कॉस्ट, इसे हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो, एफ पॉइंट से ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, ये होती है मेरी ग्रॉस ग्रॉस। और जब मैं इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का ट्रीटमेंट कर देता हूँ, तो ये बनती है मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मैं फाइंड आउट कर लूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ और समझाओ ना। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? एक बार और समझाओ ना इसी को। अच्छा, जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड है, मतलब मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दोनों को मैंने ट्रीट नहीं किया अभी तक। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्च मैंने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ऐड किया। तो आफ्टर एडिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। तो फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड जो होता है उसे मैं इनडायरेक्टली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी कहता हूँ। ठीक, मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड एक ही बात है। तो जब फर्दर ट्रीट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो उसके बाद वैल्यू आएगी, वो होगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मींस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो ट्रीटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का है। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन मेरे फैक्ट्री कॉस्ट भी है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ W है। व्हाट आई हैव टू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ W। क्लियर? 12,000 आ रहा है, और बुक में देख के प्लीज आप लोग मत करना, ठीक है? मतलब आप थोड़ा मैनुअली भी करके देखना कि हाँ हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के। ये चैप्टर ही हमारा 20 मार्क्स का है, तो आप इस बात से पता लगा लीजिए, अगर ये 20 मार्क्स तो आप लोगों के सीधे हैं ही हैं सीधे। इसके बाद फिर आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर जो है मेरा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 1000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। हाँ, नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट इज 41,000, डायरेक्ट लेबर कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000, अनस्किल्ड लेबर 2,000, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फिक्स वर्क्स ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सेल ऑफ स्क्रैप इज 1800 पॉइंट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम वर्क कॉस्ट भी है, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम वर्क कॉस्ट भी है। अगर आप सब लोगों में से किसी को कुछ पता हो थोड़ा बहुत, तो पहले हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ICMAI नहीं था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वर्क मतलब फैक्ट्री प्रेमाइसेस। ठीक है, तो देखो भाई, इस कॉस्ट है मेरे पास 1,000, डायरेक्ट लेबर है मेरे पास। डायरेक्ट लेबर में दो पार्ट हैं, स्किल्ड लेबर के और अनस्किल्ड लेबर के। फर्क नहीं पड़ता कि लेबर कौन सी है, स्किल्ड या अनस्किल्ड। अगर आपने पैसे खर्च किए हैं उनके ऊपर, तो वो आपका डायरेक्ट लेबर का पार्ट बनेगा। आपका है आपका डायरेक्ट लेबर 8,000 रुपए का। फिर वो कहता है कि वेरिएबल वर्क ओवरहेड, वेरिएबल वर्क ओवरहेड का मतलब होता है कि वो खर्चे जो आपका ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन में रहेंगे, वो है आपके 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 8,000 का 100%। फिर वो कहता है कि फिक्स वर्क ओवरहेड आपके 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस।
कि जो लेबर है वेजेस है वो है 8,000 रुपए का, 8,000 रुपीज का। जब आप उसका कैलकुलेट करोगे 60% तो 800 मीन्स आपके पास प्राइम कॉस्ट भी है, आपके पास वर्क ओवरहेड भी है, आपके पास फिक्स वर्क ओवरहेड भी है, और फिर आपके पास स्क्रैप भी है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड वर्क कॉस्ट। फाइंड वर्क कॉस्ट मतलब आपको फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो टाइम कॉस्ट कैसे आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तब उसके बाद प्राइम कॉस्ट आता है ना। या तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, ठीक है। मेरा स्किल्ड लेबर ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो मुझे क्या करना है अब? वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड ऐड करना है, और मुझे उसमें ऐड करना है फिक्स वर्क्स ओवरहेड। जब मैं प्राइम कॉस्ट में इन दोनों को ऐड कर, मेरे पास क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन नहीं है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड और नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। तक अगर आपका स्क्रैप है तो आपको उस अमाउंट को अपनी कॉस्ट में से लेस करना होगा, अमाउंट को। तो जो भी अमाउंट आता है उसे आप, उसमें से आप 1800 का जो अमाउंट है ये स्क्रैप का, आप उसे लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगी नेट फैक्ट्री, ठीक है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर, कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं कि जो नॉन कॉस्ट आइटम हैं, पार्ट नहीं है, जो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। देखो भाई, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेरा रेंट। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ये कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। ऑफ ऑफिस ये मेरा कॉस्ट का पार्ट है। इसके बाद है मेरा डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कॉस्ट का पार्ट नहीं है। उसके बाद सॉरी बैडेड भी उसका पार्ट नहीं है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मैंने बताया था कि ये मेरे डोनेशन, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात? देखिए मार्क कर लेना एग्जाम के, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। अब आते हैं मेरे सेशन नंबर 8 पे। कॉस्ट है मेरे पास 50,000 रुपीज की, डायरेक्ट लेबर है मेरे पास 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट, मुझे इसमें क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट में अगर मेरा, अगर बचेगा मेरे पास रॉ मटेरियल, क्योंकि प्राइम कॉस्ट का 3 कंपोनेंट होते हैं प्राइम कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस यहाँ पर नहीं है तो मैं पार्ट है लेबर और मटेरियल, तो 70% अगर डायरेक्ट लेबर है, 30% आपका क्या हुआ? हुआ मटेरियल। रेसिस नंबर 8 भी कंप्लीट। रेसिस नंबर 9 पे आता हूँ मैं। पता है वो 80,000, डायरेक्ट लेबर इज 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा है ये। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का। आप फॉर्मेट को दिमाग में रखिए कॉस्ट शीट का, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्यु 2,45,000। व्हाट इज द कॉस्ट असाइंड? Sir, cost of goods. पूछ रहा है Sir, क्लोजिंग cost स्टॉक ऑफ of WIP, कॉस्ट ऑफ मैन्यु, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम। sir, इसका दूसरा नाम क्या बोले?
कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में जो आपका जी पॉइंट है, जहाँ पे लिखा है ना टोटल ऑफ जी, उसके नीचे ऑफ प्रोडक्शन, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एट भी कंप्लीट। 9 पे बात कर रहा हूँ मैं, 9 को फटाफट सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अभी हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो मुझे करने हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें अभी करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी करना है, बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल करना है, 0 आएगा इसका आंसर। गिवन डेटा दैट फिनिश, मेरे पास फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 का, फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 रुपए का। मेरे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,90,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,90,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे गिवन है 1,90,000 रुपीज का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिख रहा है आपको 1,90,000 रुपीज का, मेरा कौन सा पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मेरा पॉइंट है एच, और मुझे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मुझे एच से ऊपर की तरफ जाना है, एच से मुझे जाना है ऊपर की तरफ। कॉस्ट के फॉर्मेट को देखोगे ना, मुझे जाना है एक स्टेप ऊपर, तो क्या करूँ, जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, खत्म। इलेवन पे आते हैं अब।
फटाफट से तो ना हम बाद में करेंगे, पहले हम important को कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। इलस्ट्रेशन 13 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 13 को मार्क करो क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 13 को मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों बहुत फॉर्मेट बना लो रफली। रफली फॉर्मेट बना लो कॉस्ट शीट के टाइप का, फिर हम उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बैठना सारे के सारे। चलो भाई शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल 15,000 रुपीज का, फिर है मेरे पास डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000 रुपीज का। रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरे पास 15,000 रुपीज का, डायरेक्ट लेबर चार्जेस है मेरे पास 9,000 रुपए का। तो भैया अगर मैं सीधा सीधा, अगर मुझे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता है, तो अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर चार्जेस को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट ये होगा टोटल 24,000। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। पहले पढ़ लो कि इसमें निकालना क्या है। मुझे इसमें निकालना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ शीट फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। में 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स में आ जाता है। तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो आ गई 24,000 रुपीज की। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करना होता है, प्राइम कॉस्ट के बाद हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री वो हमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से, फैक्ट्री के वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हुए हैं। देखो मशीन कहाँ चलती है, फैक्ट्री के अंदर। मशीन आर वर्क, मशीन आर वर्क का मतलब है कि मशीन ने 900 घंटे काम किया। मशीन ने अगर 900 घंटे काम किया है और एक अगर मशीन की है तो मेरा 5 रुपए खर्च होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मशीन आर वर्क इंटू मशीन मल्टीप्लाई करो, उससे प्राइम कॉस्ट में ऐड करो। 24,000 आपकी प्राइम कॉस्ट है। अब दोनों को प्लस करो तो आपका आएगा 28,500। आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है 28,500। आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है 28,500। अगर को माइंड में नहीं रखोगे, कॉस्ट शीट को अपने सामने नहीं रखोगे, तो बहुत मुश्किल होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व। अगर कॉस्ट शीट आपके दिमाग में सेट हो गई तो ये क्वेश्चन आपसे भागते फिरेंगे फिर। अब इसके बाद आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। आपकी वर्क कॉस्ट कितनी है, 28,500 रुपए की। आपकी वर्क कॉस्ट है 28,500। 28,500। 20% कितना आएगा, 5,700। वो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो जब जब फैक्ट्री कॉस्ट में मैं इस अमाउंट को, खर्चे को ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनता है, मेरा बनता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट में देखो क्या आ रहा होगा, कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मुझे क्या करना होता है, मुझे ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करना होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सिखानी है वो ये देखो भाई, क्वेश्चन में देखो यूनिट प्रोड्यूस, वहाँ देखो कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है। आपने प्रोड्यूस किया है 17,100, आपने बना के तैयार किए हैं 17,100 यूनिट, लेकिन आपने जो यूनिट सोल्ड किए हैं वो किए हैं 16,000, और वो भी 4 रुपए एक के हिसाब से। मतलब यू हैव सोल्ड 16,000 यूनिट्स एट द रेट 4। अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे तो आपका 1100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक हुआ। मींस आपने बना के तैयार किया 17,100 और आपने सेल किया 16,000 यूनिट। तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना होता है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं दिया होता, मुझे उसे वैल्यू करना होता है। वैल्यू मतलब मुझे निकालनी है कॉस्ट। तो देखो आपने क्या किया, आप आ रही है 28,500 प्लस 5,700। ये बताओ मेरे को एक बार जल्दी से। 4,200. 4,200. 34,200. 34,200. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप इस सेंटेंस को देखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना हम तैयार की उसकी कितनी कॉस्ट है, 34,200 रुपए खर्च करने के बाद आपकी कितनी यूनिट, 17,100, 17,100 यूनिट्स बना के तैयार। आपके जो पैसे खर्च हुए वो खर्च 34,200। तो अब मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो क्या करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए, 34,200 डिवाइड बाय 17,100, तो ये आएगा 2 रुपीज पर यूनिट। 2 rupees per unit. 2 रुपीज पर यूनिट आपकी आ गई कॉस्ट। एक यूनिट बना के तैयार करते हो अब तक तो आपके 2 रुपए खर्च होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मुझे प्लस करना हो क्लोजिंग स्टॉक में, मेरे पास है नहीं, तो मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है 1100 यूनिट का, 1100 यूनिट्स का मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक। वैसे क्या करूंगा, 1100 इंटू 2, जो मैंने अभी 2 रुपए कैलकुलेट किया है वो, उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1100 के साथ, तो मेरे पास अमाउंट आएगा 2200 स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है 34,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आएगा 3,000। ये आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर बुक में अब इसके बाद आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद मैं ऐड करता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मुझे उसमें ऐड करने हैं। उसने मुझे नंबर क्या है क्वेश्चन का? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड के लिए उसने लिखा है 50 पैसा पर 50 पर यूनिट, 50 पर यूनिट है। और जो माल उसको सेल किया होगा, जो बिकने के लिए तैयार है उसको सेल किया होगा।
आपने बनाए थे 17,100 यूनिट, वो नहीं बिके आपके, आप यूनिट, तो 16,000 एक यूनिट पे अगर 50 पैसे खर्च हो रहे हैं आपके 50 सिंगल यूनिट, तो आपका 16,000 पे कितना खर्च होगा? 16.5, तो आपका दैट विल कम 8,000। आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ चुका है आपका ₹1,000 का, उसमें आप सेलिंग को ऐड करोगे 8,000, तो आप ₹1,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा आपका ₹40,000 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स आए, क्या बोला, 16,000 यूनिट का ₹4 के हिसाब से, तो 16,000 इंटू 4, आपका सेल हुआ ₹64,000। आपका कॉस्ट ऑफ सेल है 40,000, आपका सेल है 64,000, निकालोगे आपको प्रॉफिट आ रहा है 24,000। सर एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से फिर से बताओ ना प्लीज। क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। क्या दूसरा क्या डाउट था? दूसरा सेकंड वाला डाउट क्या था? एक्सप्लेन कर दो। तो प्रोडक्शन के बाद से हमने जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करा था उसके बाद से आप कर दीजिए, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करवाया था वो। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मुझे ओपनिंग स्टॉक को प्लस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा आ चुका है, अब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करना है। ठीक है, मेरे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मुझे कुछ दे रखा है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बचा हुआ है। मेरे पास जो जितना मैंने मैन्युफैक्चर किया, जितना मैंने बना के सेल आउट कर देता, सारा ही मैं सोल्ड कर देता, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचता ही नहीं। लेकिन मेरे पास जो मैन्युफैक्चर्ड है वो 17,100 यूनिट है मेरे पास, लेकिन मैंने सेल किया सिर्फ 16,000 यूनिट्स को, तो मेरे पास जो अमाउंट बचा वो बचा 1,100 यूनिट का। मेरे पास अमाउंट बचा 1,100 यूनिट का, तो वो जो 1,100 जो यूनिट मेरा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को मुझे हमेशा माइनस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहला काम तो क्या था कि मुझे क्लोजिंग करना था, फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट को वैल्यू करना था कि उनकी वैल्यू कितनी है, उनका वैल्यूएशन कितना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फाइंड आउट किया कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200 को मैंने डिवाइड किया 70, तो मेरा कॉस्ट प्रोडक्शन आया ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। अब जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 आ रहा है, तो मुझे इसी रेट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को भी वैल्यू करना होता है, मुझे इसी रेट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक है। अपने क्लोजिंग स्टॉक को वहां से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, तो जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अपने वो आ गया मेरे पास ₹32,000 का। सोल्ड में मैंने ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, वो है मेरा 50 पैसा ऑफ सेलिंग यूनिट। 16,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, तो वो आ गया मेरा 8,000। मैंने उसमें ऐड किया 8,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल, मेरी फाइनल कॉस्ट आ गई, वो आ गई मेरे पास ₹40,000 की। तो 40,000 मेरी जो कॉस्ट आई, अब मेरे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। मुझे क्या करना है, प्रॉफिट, तो मैंने जैसे प्रॉफिट फाइंड किया या सेल फाइंड आउट किया, तो मेरे पास क्या लेंगे कि मेरे पास 16,000 यूनिट थे सेल के, और वो मैंने ₹4 पर यूनिट में मैंने उसको सेल किया, तो मेरा टोटल सेल आ गया 64,000 मेरे पास सेल आ गया। अब इस सेल में से आप माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स को, जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करूंगा यहाँ से,
तो माइनस करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट सीधे सीधे प्रॉफिट का। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मेरी सेल कम होती और प्रॉफिट ज्यादा होता, सेल कम होती और प्रॉफिट ज्यादा होता, क्या होता? लॉस होता इस क्वेश्चन के अंदर। आप समझ रहे हैं? अगर सेल मेरा होता 40,000, उस केस में मेरा रिवर्स हो जाता एक तरीके से। अब क्या है, यहाँ पे सेल है 60, मेरी 40,000 रुपीज की, तो मेरा जो डिफरेंस अमाउंट है मेरा प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। हाँ एग्जैक्टली। निकाला है आपने 1.5 प्रॉफिट पर यूनिट। इसके लिए क्या करना है मुझे? अच्छा, अब ये तो मेरा खत्म हुआ एक टॉपिक, ठीक है। अब उसने मुझे सबसे पहले क्या पूछा था? कॉस्ट पर यूनिट। उसने मुझसे पूछा था कॉस्ट पर यूनिट। उसने मुझसे पूछा कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा पता है? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी प्राइम कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ, आपकी प्राइम कॉस्ट, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये डिवाइड होगा 17,100 से। ये डिवाइड होगा आपका 17,100 से। आफ्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो और कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो डिवाइड होगा नंबर ऑफ यूनिट सेल से। आपका 34,200 तक डिवाइड होगा 17,100 के साथ। लेकिन बाद जो आपकी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो डिवाइड होगी यूनिट सोल्ड से। तो पर यूनिट कॉस्ट ऐसे डिवाइड होगी। प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए आपका 24,000 रुपीज का वो डिवाइड होगा 16,000 रुपीज के साथ, सॉरी 16,000 यूनिट्स के साथ। कितना आ रहा है? 1.5 ही आएगा। हाँ, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड? प्रॉफिट 4,000 and 1.5 is per 1.5 rupees per unit। ये दिस प्रॉफिट इज 1.5 फॉर पर यूनिट। देन आफ्टर प्रॉफिट, हाँ ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को अगर डाउट है तो पूछ ले एक बार। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी बुक का इस वाले चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और सबसे अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक और कराओ ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन एक और कराओ ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बोलना सर एक बार। 247। मेरे पास जो बुक है उसमें 247 है। तो अगर नया एडिशन होगा तो उसमें नया चैप्टर। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली यार, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार। अभी इस वाले क्वेश्चन के थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अभी मेरे पास इसका डैशबोर्ड नहीं है। इसको इसी क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो कल वाली जो हमारी क्लास है सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को ऑन पेपर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ा सा बस मैनेज कर लो। कल मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर जब होगा तो सब बाकी टॉपिक से पहले इसी क्वेश्चन को हम पहले कर लेंगे ऑन पेपर, तो वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, होमवर्क नहीं है, अभी कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, होमवर्क नहीं है।
एक फॉर्मेट बना लो जल्दी से, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट का एक फॉर्मेट बना लो, अगर आप बना सकते हो फटाफट से। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा जल्दी, मतलब ज़्यादा से अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है कोई नहीं, हम मॉर्निंग में फिर कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं कर सकते भाई, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ। मेरा जो रॉ मटेरियल है वो है 80,000 रुपीज़ का। मेरा जो डायरेक्ट वेजेस है वो है 48,000 रुपीज़ का। तो अगर 1,28,000 रुपीज़ का, आप इसको समझ लो अभी क्वेश्चन को। मैं दोनों क्वेश्चन के जो सॉल्व आंसर है वो प्रॉपरली आपको प्रॉपर वे में कल मॉर्निंग में इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कैसे करना है इसको, बस अब थोड़ा सा भी कोशिश करो कि हाँ हमें कैसे करना है। अभी प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 1,28,000, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 1,28,000। इसके बाद है आपका सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे मशीन कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे हम मशीन कॉस्ट। मशीन आर रेट आपका कितना है, मशीन आर वर्क कितना है 8,000, और मशीन आर रेट कितना है 4 रुपये का। तो मशीन आर वर्क है आपका 8,000, मशीन आर रेट है 4 रुपये। तो जब मैं दोनों को निकालूंगा तो मेरी मशीन कॉस्ट कितनी आ गई, 32,000। 8,000 आवर्स इंटू 4, मेरी कॉस्ट आई 32,000। तो मैं इसको प्लस करूँगा अगेन किस में, प्राइम कॉस्ट में ऐड करूंगा। प्राइम कॉस्ट मेरी आएगी 120 प्लस 32, 1,60,000 मेरी प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1,60,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस के खर्चे अपने। ऑफिस के खर्चे क्या बोला उसने, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है 10%, 10% किसका, वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट है मेरी 1,60,000। 1,60,000 का 10% आप निकालो वो कितना आएगा, वो आएगा 16,000, 16,000 आएगा वो। तो 16,000 को फर्दर आप उसमें ऐड करो फैक्ट्री के उसमें कॉस्ट में। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आएगा आपके पास 1,76,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा आपके पास 1,76,000। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है, हमें ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और हमें क्या माइनस करना होता है, माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? तो मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस कितनी है 4,000, और मैंने सोल्ड कितनी की है 3,600। तो क्लियरली दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 400 यूनिट्स का आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 400 यूनिट्स का। अब मुझे वैल्यू कैसे करना है इसको, वैल्यू करने के लिए मुझे क्या करना है, पिछले क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। तो 1,76,000 डिवाइड बाय 4,000, आपका कॉस्ट कितना आया 44 रुपीज का। स्टॉक कितना आया? सॉरी, स्टॉक कितना आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ रहा है 1,76,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका 1,76,000, और आपका जो प्रोडक्शन है वो है 4,000 यूनिट्स का। तो 1,76,000 डिवाइड बाय 4,000, आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, पर यूनिट आपका आएगा 44 रुपीज। और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 400 यूनिट्स का। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 44 रुपीज पर यूनिट इंटू 400, कितना है ये आएगा 17,600। क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 17,600।
उसके बाद जो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आ रहा है, वो आएगा 1,70,000 माइनस 17,600, दैट विल कम 1,58,400। ये आपका आ रहा है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस है आपका 1.5 पर यूनिट। आपका सेलिंग यूनिट्स है 3600 इंटू 1.5, 3600 यूनिट है आपका सेलिंग वाला, और सेलिंग ओवरहेड है आपका ₹1.5, 1.5 पर यूनिट, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, वो कितना आता है आपका 5400। 5400 को आप ऐड करोगे 158,400 में, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आएगी 163,800, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 163,800। क्लियर, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। और सेल आपके पास कितनी है, सेल उसने बोला है 3600, मतलब 3600 यूनिट आपका बिका है 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है ये 1,80,000, 1,80,000 आता है सेल आपका। सेल में से आप माइनस कर दो उसको, प्रॉफिट आपका आ गया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका। हमें अकाउंटिंग के लिए जो फॉलो करना है ना, हमें अकाउंटिंग के लिए जो फॉलो करना है वो क्या करना है, जितने क्वेश्चन इस बुक के अंदर है वो सारे कंप्लीट करने हैं, और प्रीवियस 6 अटेम्प्ट के जो पेपर हैं वो हमें करने ही करने हैं हर तरीके से। उनमें जितने क्वेश्चन कॉस्टिंग के वो हमें करने ही करने हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं आता वो नहीं आता, जो उस पेपर में आ चुका है वो हमें करने ही करना है। तो दो बेस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ये बुक और सेकंड प्रीवियस ईयर के पेपर। आप पीटीपी बहुत बात की बात है, बुक वगैरह सब बात की बात है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा। लेकिन ये दो जो आपके टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक ये वाली बुक, इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी हैं, और इसके अलावा फिर दूसरा वाला क्वेश्चन आपका कौन सा वाला, जो आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना एक्सरसाइज का, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका सिर्फ बेकार की चीज़ें हैं, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनता नहीं उतना भी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 12 हो गया, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स चूज करके गलती तो नहीं कर दी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने कॉमर्स चूज करके गलती बिल्कुल नहीं करी। कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोप है, प्रोवाइडेड बस आपको फील हो रहा होगा क्योंकि क्लासेस ये ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। फेस टू फेस क्लास फेस करने में और पढ़ने में चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे किसी भी फैकल्टी को थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है एडजस्ट होने में। कॉमर्स का बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप चाहो तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स में आते हैं, तो बिल्कुल भी आपने कोई गलती नहीं की। सर कैलकुलेटर अलाउड इन फाउंडेशन एग्जाम? यस, कैलकुलेटर अलाउड इन फाउंडेशन एग्जाम। आप एग्जाम में जाओ कैलकुलेटर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इलस्ट्रेशन 3 कर लेते हैं जी फटाफट से। अब जो हमने इलस्ट्रेशन में 3 छोड़ा था पीछे वो कर लेते हैं अब। सर मुझे बहुत ये अच्छी बात है। देखो आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो तो आपने 2 साल साइंस पढ़ी है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो 11th 12th 2 साल कॉमर्स को पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहेंगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने गलती की है, आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस कॉमर्स स्टूडेंट 2 साल आगे हैं आपसे, लेकिन अब वो आपकी मेहनत, आपका लेबर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो और किस तरह से आप बीट कर रहे हो। वैसे ऐसा कई बार मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस रहे हैं कि बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंट सीएस और सीएस एग्जामिनेशन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों से पहले क्लियर कर देते हैं। लॉग बुक अलाउड है मैथ्स एग्जाम में? हाँ, लॉग बुक अलाउड। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे फटाफट से। इलस्ट्रेशन 3 है, उसमें कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपके पास 37,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपके पास 37,416, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी। आप कॉस्ट शीट में समझ में आ गया आपको कहाँ पर है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स
सबसे नीचे आ गए आप। इसके बाद है फिर एडवर्टाइजिंग क्वेश्चन एक्सपेंस, करना है एडवर्टाइजमेंट। सर, कौन सा कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपके पास 37416। आप सबसे नीचे है कॉस्ट शीट में, अब आपको ऊपर जाना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके पास 600 रुपीज़ का। डिस्काउंट ऑन सेल है आपके पास 50%। डिस्काउंट ऑन सेल आपके पास 50%। उसके बाद है आपके पास 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हैं, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ मूव करना है आपको। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को माइनस करना होगा और डिस्काउंट ऑन सेल इसको भी माइनस करना होगा। आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो आप सीधा पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हो गया। 36516 आएगा इसमें। ये चैप्टर बिल्कुल भी 3 आवर्स का नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कराना पड़ता है क्योंकि मुझे खुद पता है कि इतना नहीं हो पाएगा उसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करना आप लोग कि आप लोग करो, जितना आपको समझ में आया करो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन। अगर नहीं हो पाएगा, डाउट भी अगर रहता है तो हम कल मॉर्निंग में इसको फिर भी डिस्कस कर लेंगे। हम हाफ एन आवर करके डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल क्या? लास्ट 1:30 बजे तक चलेगी। सर आपका वो नंबर दे दीजिए ना। नंबर तो मैं दे दूंगा भाई, लेकिन फिर नंबर फिर पता क्या होता है, नंबर में फिर लगे रहते हैं। नंबर मैं आपको कल देता हूँ। एडमिन बनाना है आप ग्रुप को आप। एडमिन बनाना है मेरे को? मैं ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर मुझे वहां से बना देना। कॉस्ट शीट में डिस्काउंट ऑन सेल कॉस्ट शीट में नहीं आता। अच्छा, देखो, डिस्काउंट जो है ना वो दो तरीके का होता है। एक वो है जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस के में फैक्ट्री के अंदर से प्रोडक्ट सेल होता है, और एक वो डिस्काउंट है जो आपका शोरूम से शो होता है। तो ये जो डिस्काउंट है आपका, इसमें एजम्पशन ये है कि आपका ये डिस्काउंट फैक्ट्री प्रेमाइसेस से ही सेल हुआ है। जो हम अभी बात कर रहे थे ना स्टैंडर्ड ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो जॉइंट कॉस्ट में यही है आपका। आप लोग अच्छे से करो क्वेश्चंस को, जितना होमवर्क आप कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, वैसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, प्रैक्टिकली भी करा दूंगा मैं आपको। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरीके के अकाउंट्स में। यस, यस, डिस्काउंट ऑन सेल कम्स अंडर, यस। अगर आपका कोई किसी का और कोई डाउट है अभी इन जनरल भी, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें उसको। और अगर आप आवाज़ नहीं आ पा रही है आपकी तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है मैंने वैसे ये वाला। अब मैं इस ग्रुप में आपके, मैं अभी आपको आज शाम तक आपके ट्रू फॉल्स जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव सबका पीडीएफ मैं आपको इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा।
ठीक है, आप प्लीज़ उनको पढ़िएगा, प्लीज़ आप उनको ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आप ऐसा ना हो कि आप उसको थोड़ा सा हल्के में लेके लेट इट बी के जाने दो, कोई नहीं हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट शीट में स्टेप मार्किंग होता है क्या? कॉस्ट शीट में स्टेप मार्किंग बिल्कुल होता है, अगर क्वेश्चन में ही पूछा गया होगा आपसे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। सर विल यू डू एनी अदर क्वेश्चन नाउ? नहीं, अभी और क्वेश्चंस नहीं करनी है, टॉपिक खत्म हो गया। बेडेड, हाँ बेडेड उसमें आ सकते हैं सर कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन हो सकते हैं। एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होंगे इसका लिए अभी कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस में हूँ अभी, तो इस बारे में थोड़ा सा कहना बहुत मुश्किल है। सर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाओगे क्या? हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और ये पढ़ाऊंगा कि पार्ट है ये। सर कल क्या कराओगे? कल मेरा टारगेट है कि मैं आपको एनपीओ और फाइनल अकाउंट करा दूँ, उसकी इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज जो एग्जाम में आती हैं, मैं कल आपको वो करा दूँ। LK, who is LK? I had missed the lecture from 11 to 12, so can you please repeat the important question as I was having my college lecture? ये वाला जो टॉपिक है ना, तो अगर आप ग्रुप में हो ना, मैं ग्रुप में ही वो सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है? जिनका कॉलेज का लेक्चर चल रहा था ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सब लोग वहाँ से देख लेना। सर आर यू इन द ग्रुप? सर मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ये लिंक से, जो लिंक अभी फॉरवर्ड किया था ना, एएस ग्रुप एक ही है ना? हाँ एक ही ग्रुप है, एएस और किसी और ने भी शेयर किया हुआ है, मैंने ज्वाइन कर लिया है ग्रुप, अभी 2 लिंक जो भेजे थे ना अभी। अब तो ग्रुप में आ ही गया दोस्त मेरा नंबर, मैं भी फॉरवर्ड करूंगा ना कुछ डिटेल्स, तो वहाँ से